तो अपन आज शुरू करते हैं समुद्र भूगोल। कौन से समुद्र भूगोल पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। और इस समुद्र भूगोल के अंतर्गत आज सबसे पहले अपन पढ़ेंगे महासागरों के बारे में। किसके बारे में? महासागरों के बारे में पढ़ेंगे। तो महासागर है तो पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी पर बहुत सारी स्थलाकृतियाँ पाई जाती है। क्या है? पृथ्वी पर बहुत सारी स्थलाकृतियाँ पाई जाती है, प्राकृतिक या बहुत सारे उच्छावस देखने को मिलते हैं। उच्छावस का मतलब क्या होता है? उच्छावस का मतलब होता है पृथ्वी के ऊपर ऊंचा उठा हुआ भाग और पृथ्वी के अंदर नीचा धंसा हुआ भाग है। यानी कहीं पर ऊंची पर्वत चोटियाँ हैं, कहीं पर क्या है? गर्त है। यह क्या है? उच्छावस। तो उच्छावस का मतलब ऊंचा उठा हुआ भाग और नीचा हुआ भाग, नीचा धंसा हुआ भाग, ये क्या कहलाते हैं? उच्छावस। तो अपन पृथ्वी के धरातल को देखते हैं तो पृथ्वी के धरातल पर बहुत सारी क्या दिखाई देती है? स्थलाकृतियाँ दिखाई देती है, उच्छावस दिखाई देते हैं। और इस पृथ्वी पर पाई जाने वाली स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी है? जैसे महासागर है, महाद्वीप है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, झील है, नदी है, सागर है, महासागर है, खाड़ी है, गर्त है। तो ऐसी बहुत सारी क्या पाई जाती है? स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। इन सभी स्थलाकृतियों को 3 श्रेणियों में रखा गया है। कितनी श्रेणियों में रखा गया है? 3 श्रेणियों। यानी जो भी मैंने स्थलाकृतियों के नाम लिखे हैं, नाम बताए हैं, उन सभी स्थलाकृतियों को 3 श्रेणियों में रखा गया है। अब इसमें अंतर्गत अपन को यह देखना, ए श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन सी स्थलाकृति आती है, बी श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ आती हैं, और उसके बाद में सी श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ हैं। यानी पृथ्वी पर जो भी स्थलाकृतियाँ हैं, इन 3 श्रेणियों के अलावा कोई भी स्थलाकृति नहीं है। यानी सभी स्थलाकृतियों को 3 श्रेणियों में रखा गया है। जब अपन शुरू करेंगे अभी का महासागर, तो पहला ही अपना प्रश्न क्या होगा? महासागर किस प्रकार की श्रेणी है, या महासागर कौन सी श्रेणी का उच्चावस है? तो उसमें आपको बताना, ए श्रेणी का उच्चावस है, बी श्रेणी का उच्चावस है, सी श्रेणी का उच्चावस है। तो महासागर और महाद्वीप दोनों किस श्रेणी के उच्चावस है? किस श्रेणी के उच्चावस है? ए श्रेणी के उच्चावस है। तो पृथ्वी पर पाई जाने वाली जितनी भी जो स्थलाकृतियां है, क्या है? पृथ्वी है, पृथ्वी है। और इस पृथ्वी पर जितनी भी जो स्थलाकृतियाँ पाई जाती है, क्या पाई जाती है? पृथ्वी पर जितनी भी जो स्थलाकृतियाँ पाई जाती है, स्थलाकृतियाँ बोलो या उच्छावस बोलो, एक ही है। तो पृथ्वी पर पाई जाने वाली जितनी भी जो स्थलाकृतियाँ हैं, उन स्थलाकृतियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं उसको देखते हैं। एक तो है प्रथम श्रेणी के उच्छावस। क्या है? प्रथम श्रेणी के उच्छावस, या अपन कह सकते प्रथम श्रेणी के स्थलाकृतियाँ या उच्छावस एक ही होता है। उसके बाद में द्वितीय श्रेणी की स्थलाकृतियाँ। क्या? द्वितीय श्रेणी की स्थलाकृतियाँ, द्वितीय श्रेणी की स्थलाकृतियाँ। और उसके बाद में है तृतीय श्रेणी की स्थलाकृतियाँ, तृतीय श्रेणी की स्थलाकृतियाँ। तो पृथ्वी पर पाई जाने वाले जितने भी जो उच्छावस है, उन उच्छावसों को इन 3 कैटेगरियों में बांटा गया है, 3 कैटेगरियों में रखा गया है। ए श्रेणी के उच्छावस, बी श्रेणी के उच्छावस, उसके बाद में सी श्रेणी के उच्छावस। तो ए श्रेणी के जो उच्छावस है, उस ए श्रेणी के उच्छावस के अंतर्गत कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ आती हैं उसको अपन देखते हैं। तो ए श्रेणी के उच्छावस के अंतर्गत आते हैं क्या? महासागर आते हैं। क्या आते हैं? महासागर। और कौन से आते हैं? महाद्वीप आते हैं। क्या आते हैं? महाद्वीप। तो महासागर और महाद्वीप किस प्रकार की श्रेणियां हैं? प्रथम श्रेणी के उच्चावस है। और उसके बाद में द्वितीय श्रेणी की स्थलाकृतियां है। तो द्वितीय श्रेणी की स्थलाकृतियों के अंतर्गत क्या आते हैं? पर्वत आते हैं। क्या आते हैं? पर्वत। और क्या आते हैं? पठार है। उसके बाद में क्या है? मैदान है। पर्वत है, पठार है, मैदान है, और उसके बाद है झीलें। क्या है? झीलें। यह सब कौन सी श्रेणी की स्थलाकृतियाँ हैं? द्वितीय श्रेणी की स्थलाकृतियाँ है। और उसके बाद में तृतीय श्रेणी की स्थलाकृतियाँ हैं। तो उसमें नदी द्वारा निर्मित। क्या है? नदी द्वारा निर्मित। अब आपको पता है नदी द्वारा निर्मित बहुत सारी स्थलाकृतियाँ हैं। जैसे नदी जलोढ़ पंख का निर्माण करती है, जलोढ़ शंकु का निर्माण करती है, भाबर का निर्माण करती है, तराई का निर्माण करती है, जलोढ़ मैदान का निर्माण करती है, जैसे बांगर का निर्माण और खादर का निर्माण, प्राकृतिक तटबंध का निर्माण करती है, गोखुर झील या मियांडर झील का निर्माण करती है, या विसर्ब झील का क्या करती है? निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है, संरचनात्मक सोपान का
निर्माण करती है, नदी वेदिका का निर्माण करती है। तो ये सब स्थलाकृतियाँ किसके द्वारा निर्मित है? नदी द्वारा। और नदी द्वारा निर्मित जो भी स्थलाकृतियाँ हैं सब किसके अंतर्गत आएगी? तृतीय श्रेणी में। जैसे आपको जो डेल्टा किस प्रकार की स्थलाकृति है? तो सी श्रेणी की स्थलाकृति है। क्यों? क्योंकि डेल्टा का निर्माण किसके द्वारा होता है? नदी द्वारा। और नदी द्वारा निर्मित जो भी स्थलाकृतियां हैं वह सब किसके अंतर्गत आएगी? सी श्रेणी यानी तृतीय श्रेणी की स्थलाकृतियों के अंतर्गत आएगी। और उसके बाद में पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति किसके द्वारा? पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति। अब पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति कौन से है? जैसे बालू का स्तूपों का निर्माण होता है, किसका होता है? बालू का। जैसे अवरोधी बालू का स्तूप है, रेखिक बालू का स्तूप है, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप है, अलब बालू का स्तूप है, तारानुमा बालू का स्तूप है। उसके बाद में लोइश का मैदान है। यानी पवन द्वारा निर्मित जो भी स्थलाकृतियां हैं वह सभी स्थलाकृतियां किस श्रेणी की स्थलाकृतियां हैं? तृतीय श्रेणी की स्थलाकृति है। और इसके अलावा यानी हिमानी द्वारा निर्मित क्या है? हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृति। अब हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृति कौन कौन सी है? जैसे रोस मोटाने हैं, भेड़ पीठ शिला है, यानी ऐसी बहुत सारी स्थलाकृतियां हैं वह हिमानी द्वारा निर्मित है। वह हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां सब किसके अंतर्गत आएगी? तृतीय श्रेणी की उच्चावच के अंतर्गत आएगी। और उसके बाद में कौन सी है? उसके बाद में अपन कह सकते हैं परिहिमानी द्वारा निर्मित। किसके द्वारा? परिहिमानी द्वारा। यानी जो पुरानी बर्फ होती है परिहिमानी द्वारा निर्मित जो स्थलाकृतियां हैं वह भी इसके अंतर्गत आएगी। तो पृथ्वी पर पाई जाने वाली समस्त प्रकार के जो स्थलाकृतियां हैं उन स्थलाकृतियों को 3 श्रेणियों में रखा गया है। प्रथम श्रेणी की स्थलाकृतियां जिसमें महासागर और महाद्वीप। तो अपन सबसे पहले जो आज शुरू कर रहे हैं वह क्या शुरू कर रहे हैं? महासागर। तो महासागर किस प्रकार की श्रेणी का उच्चावच है? प्रथम श्रेणी का उच्चावच। यानी इसे प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत क्यों रखा गया है? क्योंकि सबसे पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ है, क्या हुआ है? पृथ्वी का निर्माण हुआ है। और पृथ्वी के निर्माण के समय में सबसे पहले इस पृथ्वी पर महासागर और महाद्वीपों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। इसीलिए इसे प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। जैसे ही पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ है और इन्हीं महासागरों और महाद्वीपों पर किसका निर्माण हुआ है? पर्वत का निर्माण हुआ है, पठार का निर्माण हुआ है, मैदान का निर्माण हुआ है और किसका निर्माण हुआ है? झीलों का निर्माण हुआ है। इन सभी का निर्माण महासागर और महाद्वीपों पर हुआ है। जैसे महासागर में अपन पढ़ते कटक, क्या पढ़ते हैं? कटक। कटक क्या है? पर्वत ही है। क्या है? पर्वत है। तो सबसे पहले महासागर और महाद्वीप का निर्माण हुआ, इसीलिए इसे प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत रखा जाते हैं। और उसके बाद में इन्हीं महासागर और महाद्वीपों पर पर्वत, पठार, मैदान व झीलों का निर्माण हुआ, इसीलिए इसे द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। और उसके बाद में इन्हीं द्वितीय श्रेणी की जो स्थलाकृतियां हैं, इन द्वितीय श्रेणी की स्थलाकृतियों पर क्या है? बहिर्जात बल सक्रिय हुए। क्या हुए? बहिर्जात बल सक्रिय हुए। क्या हुए? बहिर्जात बल सक्रिय हुए। और इन बहिर्जात सक्रिय बलों में अपर्दनकारी बल है। वह अपर्दनकारी बल सक्रिय होने की वजह से क्या है? स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है। तो ये अपर्दन के कारक है। नदी क्या है? अपर्दन का कारक है। पवन क्या है? अपर्दन का कारक है। हिमानी क्या है? अपर्दन का कारक है। परिहिमानी क्या है? अपर्दन का कारक है। तो बहिर्जात कैसा बल है? न बहिर्जात है। और बहिर्जात में जो अपर्दन है, अपर्दन कैसा है? बहिर्जात बल है। तो यह सब क्या है? बहिर्जात बल। और बहिर्जात बल लगने की वजह से बहुत सारी क्या है? गौण स्थलाकृतियों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। और ऐसी जो भी स्थलाकृतियां हैं वह सब किस में आएगी? तृतीय श्रेणी की स्थलाकृतियों में आएगी। और नदी द्वारा, पवन द्वारा, हिमानी द्वारा, परिहिमानी द्वारा बहुत सारी छोटी छोटी स्थलाकृतियां हैं वह तृतीय श्रेणी में आएगी।
तो अपन आगे बढ़ते हैं। यानी महाद्वीप है वो महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। तो आज अपन सबसे पहले प्रथम श्रेणी के उच्चावच है, उस प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत सबसे पहले क्या देखेंगे, महासागरों के बारे में देखेंगे। तो एक बार अपन आगे बढ़ते उसके बाद में अपन इसको लिख देते। तो पृथ्वी पर जितनी स्थलाकृतियां हैं सब इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, वो आपको पता चल गया है। अब अपन सबसे पहले देखेंगे क्या है, महासागर के बारे में। किसके बारे में, महासागर। तो आपको पता है महासागर और महाद्वीप किस प्रकार की श्रेणी के उच्चावच है, यह प्रथम श्रेणी के उच्चावच है, प्रथम श्रेणी के उच्चावच है, या प्रथम श्रेणी की क्या है, स्थलाकृतियां हैं। और महाद्वीप भी है प्रथम श्रेणी के उच्चावच और महासागर भी क्या है, प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। अब सबसे पहले अपने माइंड में यही प्रश्न आता है कि महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई। क्या है, महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति। महाद्वीप व महासागर, महाद्वीप वह महासागर है, उन महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित अल्फ्रेड वेगनर ने एक अपना मत दिया है। किसने दिया है, अल्फ्रेड वेगनर ने। किसने, अल्फ्रेड वेगनर महोदय। उन अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने 1912 में अपना एक मत दिया है, सिद्धांत दिया है, और सिद्धांत का नाम क्या है, महाद्वीपीय सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। क्या है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, अल्फ्रेड वेगनर ने दिया है। और अल्फ्रेड वेगनर ने यह सिद्धांत कब दिया है, 1912 में दिया है। तो अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय सिद्धांत के अंतर्गत यह समझाया है कि महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो अपन पहले देखते हैं, नहीं जैसे वर्तमान में आज अपन देखते हैं तो 3 बड़े महासागर है कि नहीं है पृथ्वी पर। एक तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, और कौन सा है, हिंद महासागर है। तो आज से यदि अपन पीछे लौटे तो ऐसी स्थिति नहीं थी, और यदि अपन भविष्य में जाएंगे तो ऐसी जैसी वर्तमान में स्थिति है वैसी नहीं थी। तो अल्फ्रेड वेगनर महोदय कहता है, यानी कार्बोनीफेरस युग से पूर्व, कौन सा युग, कार्बोनीफेरस युग है, उस कार्बोनीफेरस युग से पूर्व जो समस्त स्थलीय भाग था, क्या था, समस्त स्थलीय भाग था, वह समस्त स्थलीय भाग एक जगह संयुक्त था। तो यह क्या है, समस्त स्थलीय भाग है। और स्थलीय भाग को अल्फ्रेड वेगनर ने कौन सा नाम दिया है, पेंजिया नाम दिया है। कौन सा नाम दिया है, पेंजिया। तो अल्फ्रेड वेगनर महोदय है, अल्फ्रेड वेगनर महोदय के अनुसार कार्बोनीफेरस युग है, उस कार्बोनीफेरस युग में समस्त जो स्थलीय भाग था वह स्थलीय भाग एक जगह संयुक्त है। जैसे वर्तमान में स्थलीय भाग एक जगह संयुक्त है क्या, नहीं है, अलग अलग महाद्वीपों के रूप में बटा है कि नहीं है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, तो अलग अलग भागों में बटा हुआ था। तो पहले यानी कार्बोनीफेरस युग में ऐसा नहीं था। कार्बोनीफेरस युग में यह समस्त स्थलीय भाग एक जगह जुड़े हुए थे, एक जगह संयुक्त हुआ करते थे। ये कौन बात करता है, अल्फ्रेड वेगनर बात करता है। और अल्फ्रेड वेगनर ने कहा है जो समस्त स्थलीय भाग एक जगह था, संयुक्त था, उस समस्त स्थलीय भाग का नाम वेगनर ने क्या दिया है, पेंजिया है। तो आपको उसे पेंजिया क्या है, तो पेंजिया एक महाद्वीप हुआ करता था। क्या है, महाद्वीप हुआ करता था। तो पेंजिया क्या है, एक स्थलीय भाग है। क्या है, स्थलीय भाग। पेंजिया क्या है, एक स्थलीय भाग है, और इसे बोला जाता है महाद्वीप। क्या है, तो वेगनर महोदय के अनुसार पहले केवल एक ही महाद्वीप हुआ करता था, स्थलीय भाग, जिसका नाम पेंजिया है। इसे सुपर कॉन्टिनेंटल नाम भी दिया है। और उसके बाद वेगनर महोदय के अनुसार जो ये स्थलीय भाग था, क्या था, स्थलीय भाग था, और इस स्थलीय पेंजिया के चारों ओर क्या हुआ करता था, जलीय भाग हुआ करता था। क्या हुआ करता था, जलीय भाग हुआ करता था, यानी एक ही महासागर हुआ करता था। ये कौन बात करता है, वेगनर बात कर रहा है। कौन कर रहा है, वेगनर कहता है इस पेंजिया के चारों ओर क्या हुआ करता था, जलीय भाग हुआ करता था। और इस जलीय भाग को नाम क्या दिया है, पेंथालांसा नाम दिया है। क्या दिया है, पेंथालांसा। तो पेंथालांसा क्या है, महासागर है। क्या है, महासागर है, यानी जलीय भाग है। क्या है, जलीय भाग।
तो एक बार मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, अल्फ्रेड वेगनर महोदय के अनुसार प्राचीन समय में क्या समस्त स्थलीय भाग एक जगह संयुक्त था, जिसे पेंजिया के नाम से जाना गया, और इस पेंजिया के चारों ओर विशाल जलराशि हुआ करते थे, जिसे किस नाम से संबोधित किया है वेगनर ने? पैंथालांसा। तो पैंथालांसा प्राचीन समय में एक ही महासागर हुआ करता था, और उसके बाद एक ही महाद्वीप हुआ करता जिसका नाम क्या है? पेंजिया है। और उसके बाद में वेगनर महोदय कहता है कार्बोनीफेरस काल में, कौन से काल में? कार्बोनीफेरस काल है, और इस कार्बोनीफेरस काल में पेंजिया का क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। आगे आता है कार्बोनीफेरस युग, कौन सा? कार्बोनीफेरस युग। और इस कार्बोनीफेरस युग में क्या हो जाता है? पेंजिया का विभाजन हो जाता है। क्या हो जाता है? पेंजिया का विभाजन हो जाता है, या अपन कह सकते हैं पेंजिया अलग अलग भागों में टूट जाता है। पेंजिया का क्या हो जाता है? विभंजन हो जाता है। क्या हो जाता है? विभंजन हो जाता है। कौन से काल में होता है? कार्बोनीफेरस काल में होता है। अब कार्बोनीफेरस काल में पेंजिया का विभाजन क्यों होता है? क्योंकि इस पर बहिर्जात और अंतर्जात पृथ्वी पर बल सक्रिय हुए, इसकी वजह से पेंजिया का क्या हो गया है? विभाजन हो गया है। पेंजिया दो भागों में टूट जाता है। और जैसे ही पेंजिया दो भागों में टूटता है, क्या है? पेंजिया दो भागों में टूटता है, एक तो उत्तर की ओर गति करता है ध्रुव की तरफ, और दूसरा गति किस तरफ करता है? दक्षिण की तरफ करता है। तो यह तो है उत्तरी पेंजिया हो गया। कौन सा पेंजिया हो गया है? उत्तरी पेंजिया। यानी पेंजिया कितने भागों में बट गया? दो भागों में बट गया। एक तो यह हो गया, क्या हो गया? उत्तरी पेंजिया हो गया, और दूसरा यह वाला भाग है, यह कौन सा है? दक्षिणी पेंजिया है। कौन सा है? दक्षिणी पेंजिया है। अब उत्तरी पेंजिया को किस नाम से जाना जाता है? उसका अलग दूसरा नाम क्या है? उत्तरी पेंजिया को क्या कहते हैं? लोरेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? लोरेशिया। क्या कहते हैं? लोरेशिया। और इसे ही बोलते हैं अंगारा लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता है। और दक्षिणी पेंजिया है, इस दक्षिणी पेंजिया का दूसरा नाम क्या है? गोंडवाना लैंड है। क्या है? गोंडवाना लैंड है। तो उत्तरी पेंजिया को लोरेशिया अंगारा लैंड के नाम से जाना गया है, और दक्षिणी पेंजिया को किस नाम से जाना जाता है? गोंडवाना लैंड। और कार्बोनीफेरस काल में पेंजिया क्या हो जाता है? टूट जाता है। जैसे ही पेंजिया टूटता है तो इसके बीच में क्या हो जाता है? जल भर जाता है। पहले पेंजिया एक ही हुआ करता था, उसके बाद में पेंजिया क्या हो गया? टूट गया। और जैसे ही पेंजिया टूटा तो इन दोनों पेंजिया, उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया के बीच में क्या हो गया? जल भर गया। और जल कौन से महासागर का भरा? पैंथालांसा महासागर का जल इसके बीच में क्या हो गया? भर गया। और इस पैंथालांसा के जल भरने से एक नई सागर की उत्पत्ति होती है। उस सागर का नाम क्या है? टेथिस सागर है। क्या है? टेथिस सागर। क्या है? टेथिस सागर। अब आपको जो टेथिस सागर का खुलना किसे कहते हैं? यानी कार्बोनीफेरस काल में जब पेंजिया का विभाजन हुआ, उत्तरी पेंजिया अंगारा लैंड व लोरेशिया, दक्षिणी पेंजिया गोंडवाना लैंड, तो इसके विभाजन होने के फलस्वरूप इसके बीच में पैंथालांसा का क्या हो गया? जल भर गया। उस जल भरने से एक नई सागर की उत्पत्ति हुई, जिसे टेथिस सागर कहते हैं। टेथिस सागर का खुलना कहते हैं, या ऐसे बोलते हैं टेथिस भूसन्नति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेथिस भूसन्नति, यानी टेथिस जियोसिंक्लाइन के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में आता है जुरेसिक काल आता है। कौन सा काल आता है? जुरेसिक काल। और उस जुरेसिक काल में क्या होता है? इस जुरेसिक काल में पेंजिया का जो दक्षिणी पेंजिया है, उस दक्षिणी पेंजिया यानी गोंडवाना लैंड का क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। कौन से काल में होता है? जुरेसिक काल में। कौन से काल में? जुरेसिक काल में। अब कार्बोनीफेरस काल में तो पेंजिया का क्या होता है? विभाजन होता है। लेकिन जुरेसिक काल में किसका विभाजन होता है? दक्षिणी पेंजिया का विभाजन होता है। गोंडवाना लैंड का क्या होता है? विभाजन होता है। और इस जुरेसिक काल में गोंडवाना लैंड के विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का निर्माण होता है। और उसके बाद में किसका निर्माण होता है? अफ्रीका का निर्माण होता है। उसके बाद में किसका निर्माण होता है? ऑस्ट्रेलिया का निर्माण होता है। किसका? ऑस्ट्रेलिया का निर्माण होता है। उसके बाद में अंटार्कटिक महाद्वीप। कौन सा? अंटार्कटिक महाद्वीप का निर्माण होता है। उसके बाद में प्रायद्वीपीय भारत। कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत।
तो एक बात यह ध्यान रखना, जो प्रायद्वीपीय भारत है वो किसका भाग माना जाता है? गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। किसका भाग माना जाता है? गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। अब आपको ऐसे भी पूछा, दक्षिण अमेरिका किसका भाग है? गोंडवाना लैंड। अफ्रीका भी गोंडवाना लैंड का भाग, ऑस्ट्रेलिया भी गोंडवाना लैंड का भाग, अंटार्कटिक और प्रायद्वीप भारत भी किसके भाग माने जाते हैं? गोंडवाना लैंड। यानी गोंडवाना लैंड के टूटने से इन महाद्वीपों का क्या हुआ है? इन क्षेत्रों का निर्माण हुआ है। और इसी जुरेसिक काल में उत्तरी पेंजिया का भी क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। और इस उत्तरी पेंजिया के विभाजन से किसका निर्माण होता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का निर्माण होता है। किसका? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का निर्माण होता है। उसके बाद में यूरेशिया का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? यूरेशिया। यूरेशिया का मतलब यूरोप और एशिया का भाग है, वह क्या कहलाता है? यूरेशिया। यूरेशिया का निर्माण होता है। और इसके अलावा किसका निर्माण होता है? इसके अंदर ग्रीनलैंड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ग्रीनलैंड द्वीप है, उसका भी निर्माण होता है। तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ग्रीनलैंड, ये तो किसके भाग माने जाते हैं? लॉरेशिया के भाग माने जाते हैं, अंगारा लैंड के भाग माने जाते हैं। जबकि ये जो भाग है ये किसके भाग माने जाते हैं? गोंडवाना लैंड के भाग माने जाते हैं। जैसे ही अलग अलग भागों में क्या हो गया, यह महाद्वीपों का निर्माण हुआ, और इन महाद्वीपों के बीच में जल भर जाने से किसका निर्माण हुआ है? अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ है। और किसका निर्माण हुआ है? प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ है, हिंद महासागर का निर्माण हुआ है। जिस तरह से उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया का विभाजन होने से किसका निर्माण हुआ है? टैथिस सागर का निर्माण हुआ। उसी तरह से अलग अलग जो ये स्थल खंड बंटे आगे महाद्वीपों का निर्माण हुआ, उसके बीच में जल भर जाने से किसका निर्माण हुआ है? किसका हुआ है? महासागरों का निर्माण हुआ है। तो आपको यह ध्यान रखना है, पृथ्वी पर जितने भी जो महाद्वीप हैं वह सब किसके भाग माने जाते हैं? पेंजिया के भाग। किसके हैं? पेंजिया के। और इस पृथ्वी पर जितने भी जो सागरीय भाग है वह सब किसका भाग माना जाता है? पैंथालांसा का भाग माना जाता है। तो एक बार मैं पुनः दोहरा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यानी वेगनर महोदय ने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया है। उन महाद्वीपीय सिद्धांत के अनुसार प्राचीन समय में जितने भी जो स्थलीय भाग थे वो एक जगह संयुक्त था, एक जगह इकट्ठा था, जिसका नाम क्या था? पेंजिया। पेंजिया स्थलीय भाग है, यानी महाद्वीप कह सकते हैं। और इस पेंजिया के चारों ओर क्या हुआ करता था? विशाल जल राशि हुआ करती थी, सागरीय भाग हुआ करता था। उस सागरीय भाग को क्या कहते हैं? पैंथालांसा नाम दिया है। और कार्बोनिफेरस काल में पेंजिया का क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है, पेंजिया टूट जाता है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल, ध्रुवीय फ्लिंग बल, प्लवनशीलता का बल, यह वेगनर बलों के नाम बताता है। उसकी वजह से पेंजिया का क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। और पेंजिया के विभाजन होने से पेंजिया दो भागों में बढ़ जाता है, उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया है। और उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया के बीच में जल भर जाने से किसका निर्माण हो जाता है? टैथिस सागर का निर्माण होता है। और उसके बाद में जुरेसिक काल में दक्षिणी पेंजिया यानी गोंडवाना लैंड का विभाजन होता है। और इस गोंडवाना लैंड के विभाजन से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक और प्रायद्वीप भारत का क्या होता है? निर्माण होता है। और उसके बाद में उत्तरी पेंजिया यानी लॉरेशिया व अंगारा लैंड के विभाजन से किसका निर्माण होता है? उत्तरी अमेरिका का निर्माण होता है, यूरेशिया का निर्माण होता है, ग्रीनलैंड का निर्माण होता है। तो यह समस्त भाग है, ये तो उत्तरी पेंजिया के भाग, जो यह भाग है किसके भाग माने जाते हैं? दक्षिणी पेंजिया के भाग माने जाते हैं। तो प्राचीन समय में यानी आरंभिक समय में महाद्वीपों की स्थिति अलग हुआ करती थी, वर्तमान में अलग है, और भविष्य में ये स्थिति क्या होगी? अलग होगी। क्यों? क्योंकि भू प्रॉपर्टी है वह क्या है? गत्यात्मक, गतिशील है, कभी भी स्थिर नहीं रहती है। इस पर बहुत ज़्यादा बल सक्रिय है। इस वजह से इस पृथ्वी पर पाई जाने वाली जो स्थलाकृतियाँ हैं उन स्थलाकृतियों के स्वरूप में क्या होता रहता है? बदलाव होता रहता है। तो यह हो गया अपना महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई है, यह हो गया। अब अपन को यह देखना है, जैसे पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी पर महासागर है, क्या है? पृथ्वी पर महासागर है। तो इस महासागर में कितना मतलब जल कैसा है, यानी स्वच्छ जल इस पृथ्वी पर कितना है, और सर्वाधिक जो खारा जल है वह कहाँ पर है? समुद्रों में है। तो इसको अपन देखते हैं। तो यह है पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी है। और इस पृथ्वी पर क्या, यह पृथ्वी है, ग्लोब है। और इस पृथ्वी पर लगभग कितना? 71% क्या है? यह पृथ्वी है। और इस पृथ्वी पर 71% कितना प्रतिशत? यह 71% क्या है? जल है, क्या है? जल है।
पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर लगभग 71% क्या है, जल है। यानी अपन कह सकते हैं पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर क्या है, जलमंडल है। क्या है, जलमंडल है। और उसके बाद में यह शेष कितना रह गया है, 29% रह गया। क्या रह गया है, शेष 29%। और इस 29% भाग पर क्या है, स्थल भाग है। क्या है, स्थल भाग है। यानी अपन कह सकते हैं स्थल मंडल है। क्या है, स्थल मंडल है। तो यदि पूरी पृथ्वी या ग्लोब की बात करें, उस ग्लोब या पृथ्वी पर 71% भाग पर क्या है, जल है, यानी जल मंडल है। और साथ में यह भी ध्यान रखना है, जल मंडल जो शब्द है, क्या है, जल मंडल शब्द है, इस जल मंडल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, जल मंडल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, एडवर्ड सुएच ने किया है। किसने किया है, एडवर्ड सुएच ने किया है। तो जलमंडल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एडवर्ड सुएच ने किया है, जो 71% है। और समस्त स्थलीय भाग कितना है, स्थलमंडल 29% है। यदि अपन अलग अलग बात करें, क्या है, अलग अलग बात करें, यानी उत्तरी गोलार्ध में जल कितना है, दक्षिणी गोलार्ध में जल कितना है, उसकी बात करें तो यह है तो यह क्या है, ग्लोब है। क्या है, यह क्या है, ग्लोब है। ग्लोब है। और पृथ्वी के मध्य से होकर जाने वाली अक्षांश है, उस अक्षांश का नाम क्या है, इसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश है। क्या है, 0 डिग्री अक्षांश। और इस 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। और इसका एक और नाम है, वह क्या है, भूमध्य रेखा। ये अपन ने अच्छे से पढ़ा है। और यह 0 डिग्री अक्षांश है, पृथ्वी को कितने भागों में बांटने का कार्य करती है, 2 भागों में बांटने का कार्य करती है। इसके उत्तर वाला भाग क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। और इसके दक्षिण वाला भाग क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अपन यहाँ पर यह बात करेंगे, यानी संपूर्ण पृथ्वी या ग्लोब को तो अपन ने देख लिया है कि 71% भाग पर क्या है, जल है, और 21% भाग पर क्या है, स्थल है। यदि अपन उत्तरी गोलार्ध की अलग बात करें, दक्षिणी गोलार्ध की अलग बात करें, तो वहाँ पर जलीय भाग या जल मंडल की स्थिति कैसी है, उसको देखते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध है। तो इस उत्तरी गोलार्ध है, इस उत्तरी गोलार्ध में जलीय भाग कितना है, उत्तरी गोलार्ध में जलीय भाग क्या है, उत्तरी गोलार्ध में जलीय भाग कितना है, 40% है। कितना है, 40% है। और उत्तरी गोलार्ध में जो स्थलीय भाग है, क्या है, स्थलीय भाग है उत्तरी गोलार्ध में। और उस स्थलीय भाग कितना हो गया बताइए, 60% है। तो यह ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध पर लगभग 40% क्या है, जलमंडल फैला हुआ है। और स्थल कितना है, 60% है। इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग की अधिकता है और जलीय भाग की क्या है, कमी है। क्या है, कमी है। तो अपन कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्या कह सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध को क्या कहते हैं, स्थलीय गोलार्ध। तो आपको स्थलीय उत्तरी गोलार्ध है, इस उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहते हैं, क्योंकि स्थलीय गोलार्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में 60% क्या है, स्थल मंडल है, स्थलीय भाग है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, स्थलीय गोलार्ध कहते हैं। अब अपन करते हैं दक्षिणी गोलार्ध की बात। किसके, दक्षिणी गोलार्ध। तो यह ध्यान रखना, दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग है। वह जलीय भाग कितना है, 81% है। कितना है, 81% है। और दक्षिणी गोलार्ध में स्थलीय भाग है, क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में जो स्थलीय भाग है, वो स्थलीय भाग कितना है बताइए, 19% है। क्या है, 19%। इसका मतलब दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग की क्या है, अधिकता है, और स्थलीय भाग की क्या है, कमी है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध को किस नाम से जाना जाता है, जैसे बोला जाता है जलीय गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, जलीय गोलार्ध कहते हैं, जलीय
गोलार्ध कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध को तो स्थलीय गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, दक्षिणी गोलार्ध को किस नाम से जाना जाता है? जलीय गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। और जलीय गोलार्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? 81% जल है और बाकी शेष 19% क्या है? स्थल है। क्या है? स्थल है, ये ध्यान रखना। अब उसके बाद में आपको यह ध्यान रखना, यह मैंने पढ़ा है, यानी जो महासागर है, महासागर किस श्रेणी के उच्छावस है? प्रथम श्रेणी के उच्छावस है। क्या है? प्रथम श्रेणी के उच्छावस है। अब उसके बाद में आपको यह भी ध्यान रखना है, जो महासागर है, क्या है? महासागर है, महासागर तो एक ध्यान रखना, यह क्या है? प्रथम श्रेणी के उच्छावस है। कैसे है? प्रथम श्रेणी के उच्छावस है। और उसके बाद में महाद्वीप है। क्या है? महाद्वीप, यह भी साथ में ध्यान रखना, महाद्वीप। और महाद्वीप भी कैसे हैं? प्रथम श्रेणी के उच्छावस है। कैसे हैं? प्रथम श्रेणी के उच्छावस है। और उसके बाद में जो महासागर है, क्या है? महासागर। अपन ने बात की उच्छावस के बारे में, किसके बारे में? उच्छावस। उच्छावस का मतलब क्या होता है? पृथ्वी पर ऊंचा उठा हुआ भाग और पृथ्वी पर नीचा धंसा हुआ भाग, वह क्या कहलाता है? उच्छावस। ऊंचा उठा भाग, नीचा धंसा हुआ भाग। अब महाद्वीप है, वो ऊंचे उठे भाग होते हैं कि नहीं होते हैं? और महासागर क्या होते हैं? नीचे धंसे भाग होते हैं। तो अब पूछे, महासागर है, महासागरों की औसत गहराई क्या है? महासागर है, उन महासागरों की औसत गहराई कितनी है? तो महासागरों की औसत गहराई है 3800 मीटर है। कितनी है? 3800 मीटर है। और उसके बाद में जो महाद्वीप है, क्या है? महाद्वीप है, और उन महाद्वीपों की औसत ऊंचाई या गहराई? औसत ऊंचाई। क्या है? औसत ऊंचाई। तो महाद्वीपों की औसत ऊंचाई कितनी है? 840 मीटर है, यह ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। महासागर व महाद्वीप दोनों प्रथम श्रेणी के उच्छावस है। महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर है, और महाद्वीप है, उन महाद्वीपों की औसत ऊंचाई कितनी है? 840 मीटर है। और संपूर्ण ग्लोब पर जल की स्थिति, स्थलीय की स्थिति कैसे है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की स्थिति कैसे है, उसको भी अपन ने देख लिया है। और उसके बाद में आपको यह ध्यान रखना है, जो महासागर है, क्या है? महासागर है, उन महासागरों के अंतर्गत आपको यह ध्यान रखना है, यानी कुल महासागर कितने हैं। सबसे पहले पूछे क्या? कुल महासागर कितने हैं। तो कुल महासागरों की बात करें तो सबसे पहले यह ध्यान रखना है, एक तो है अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण। तो अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण 2000 के अनुसार, किसके अनुसार? अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण 2000 के अनुसार कुल महासागरों की संख्या कितनी है? 5 महासागर है। कितने हैं? 5 महासागर है। 5 महासागर कौन कौन से हैं? एक तो है प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर। उसके बाद में कौन सा है? अटलांटिक महासागर। कौन सा? अटलांटिक महासागर। उसके बाद में हिंद महासागर है। कौन सा है? हिंद महासागर। हिंद महासागर। और उसके बाद में कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। कौन सा है? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। और उसके बाद में कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर। कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर। तो आप पूछे अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण 2000 के अनुसार महासागर कुल कितने हैं? 5 महासागर है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। उसके बाद में आपको यह ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्र अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन। और अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्र संगठन है, वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन जो अंटार्कटिक महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिक जो महासागर है, उस अंटार्कटिक महासागर को महासागर नहीं मानता है। क्या है?
महासागर नहीं मानता है। और इस अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के अनुसार कुल कितने महासागर हैं? 4 महासागर है। कितने महासागर हैं? 4 महासागर है। वो कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। और अंटार्कटिक महासागर किसके अनुसार है? अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण 2000 के अनुसार है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन अंटार्कटिक को महासागर नहीं मानता है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन के अनुसार महासागर कितने हो गए हैं? कितने हो गए हैं? 4 हो गए हैं। ये आपको ध्यान रखना। और उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो पृथ्वी पर अपन बात करें टोटल जो महासागर है वो कौन कौन से हैं, और उसकी गहराई के आधार पर और क्षेत्रफल के आधार पर। किसके आधार पर? गहराई के आधार पर और क्षेत्रफल के आधार पर उसकी स्थिति कैसी है उसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे क्षेत्रफल के आधार पर। क्या है? क्षेत्रफल के आधार पर, यानी क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है उसको देखेंगे। और उसके बाद में गहराई के आधार पर। किसके आधार पर है? गहराई के आधार पर। गहराई के आधार पर तो सबसे पहले देखेंगे क्षेत्रफल के आधार पर। किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर। तो क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे बड़ा महासागर है, क्या है? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। कौन सा? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर है। यह लगभग 53% है। कितना प्रतिशत है? 53% है, यह ध्यान रखना। और उसके बाद में कौन सा है? अटलांटिक महासागर। कौन सा है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर कितना प्रतिशत है समस्त जो जलीय भाग का है? तो वह है 24.9% है। कितना है? 24.9% है। और उसके बाद में है हिंद महासागर है। कौन सा है? हिंद महासागर है। कौन सा? हिंद महासागर है। और यह हिंद महासागर है, यह कितना प्रतिशत है? यह है 21.1% है। कितना है? 21.1% है। और उसके बाद में कौन सा है रह गया? आर्कटिक महासागर। कौन सा? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। और आर्कटिक महासागर जो शेष रह गया वो कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। तो प्रशांत महासागर है, यह इस संसार का सबसे बड़ा महासागर है जो लगभग 53% फैला हुआ है। और अटलांटिक महासागर 24.9% है। हिंद महासागर है कितना? 21.1% है। और शेष कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। और जो अंटार्कटिक महासागर है वह जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन है उसके अनुसार महासागर नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण 2001 के अनुसार इसे महासागर का दर्जा दिया है, जो यूएनओ के अधीन विचाराधीन है। यह ध्यान रखना। अब अपन करते हैं गहराई की बात। क्या है? गहराई की बात करें तो उसको अपन ये देखते हैं। तो आप पूछे सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। कौन सा है? सबसे गहरा महासागर है वह कौन सा है? प्रशांत महासागर। और उसके बाद में दूसरे नंबर पर सबसे गहरा महासागर है वो कौन सा है? हिंद महासागर है। कौन सा है? हिंद महासागर। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो दूसरा बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। यदि गहराई की दृष्टि से देखते हैं तो दूसरे नंबर पर सबसे गहरा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर है। और गहराई के आधार पर तीसरा बड़ा महासागर है वो कौन सा है? अटलांटिक महासागर। कौन सा? अटलांटिक महासागर। कौन सा? अटलांटिक महासागर। और उसके बाद में जो कौन सा महासागर है सबसे कम गहरा? आर्कटिक महासागर। कौन सा? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर, यह ध्यान रखना। तो यह अपन ने महासागरों से संबंधित सामान्य जानकारी पढ़ती हैं। थोड़ा इसको लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने शुरुआत में क्या लिखा? इसलिए कहते श्रेणियों भागों में बांट लिया था। ठीक है। अब हेडिंग डालिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, यानी थोड़ी जानकारी पढ़ते हैं जो अपन ने महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित देखी थी।
महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इसमें आगे डैश कर रखिए, यह सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर द्वारा, यह सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर द्वारा, यह सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर द्वारा 1912 में दिया गया। उन्नीस सौ बारह में दिया गया, 1912 में दिया गया, 1912 में दिया गया। अल्फ्रेड वेगनर महोदय के अनुसार, अल्फ्रेड वेगनर महोदय के अनुसार, अल्फ्रेड वेगनर महोदय के अनुसार, अल्फ्रेड वेगनर महोदय के अनुसार कार्बोनीफेरस काल से पूर्व, कार्बोनीफेरस काल से पूर्व, कार्बोनीफेरस काल से पूर्व, कार्बोनीफेरस काल से पूर्व समस्त स्थलीय भाग, समस्त स्थलीय भाग एक जगह संयुक्त था, समस्त स्थलीय भाग एक जगह संयुक्त था, समस्त स्थलीय भाग एक जगह संयुक्त था, जिसे पेंजिया कहा गया, जिसे पेंजिया कहा गया, जिसे पेंजिया कहा गया। इस पेंजिया के चारों ओर, इस पेंजिया के चारों ओर, इस पेंजिया के चारों ओर एक विशाल जल राशि हुआ करती थी। इस पेंजिया के चारों ओर एक विशाल जल राशि हुआ करती थी, एक विशाल जल राशि हुआ करती थी, जिसे वेगनर ने, जिसे वेगनर ने पेंथालांसा शब्द से, जिसे वेगनर ने पेंथालांसा शब्द से संबोधित किया, पेंथालांसा शब्द से संबोधित किया, पेंथालांसा शब्द से संबोधित किया। तथा कार्बोनीफेरस काल में, तथा कार्बोनीफेरस काल में, तथा कार्बोनीफेरस काल में पेंजिया का, तथा कार्बोनीफेरस काल में पेंजिया का विभाजन हो जाता है, पेंजिया का विभाजन हो जाता है, जो दो भागों में, जो दो भागों में, जो दो भागों में उत्तरी पेंजिया तथा दक्षिणी पेंजिया, उत्तरी पेंजिया तथा दक्षिणी पेंजिया, उत्तरी पेंजिया तथा दक्षिणी पेंजिया में बंट जाता है, उत्तरी पेंजिया तथा दक्षिणी पेंजिया में बंट जाता है। तथा इन दोनों, तथा इन दोनों भागों के मध्य, तथा इन दोनों भागों के मध्य, इन दोनों भागों के मध्य जल भर जाने से, इन दोनों भागों के मध्य जल भर जाने से, जल भर जाने से टेथिस सागर की उत्पत्ति होती है, टेथिस सागर की उत्पत्ति होती है, टेथिस सागर की उत्पत्ति होती है। फिर अगला पॉइंट लिखो इसी में ही, जुरेसिक काल में, जुरेसिक काल में, जुरेसिक काल में, जुरेसिक काल में दक्षिणी पेंजिया, जुरेसिक काल में दक्षिणी पेंजिया, ओब्लिक करके लिखना है गोंडवानालैंड। दक्षिणी पेंजिया को किस नाम से जाना गया है? गोंडवानालैंड। दक्षिणी पेंजिया ओब्लिक
गोंडवाना लैंड के टूटने से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक तथा प्रायद्वीप भारत का निर्माण होता है। फिर अगला पॉइंट लिखिए, उत्तरी पेंजिया के ऑब्लिक करके लिखना है लोरेशिया या अंगारा लैंड। उत्तरी पेंजिया के विभाजन के फलस्वरूप उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया का निर्माण हुआ। ये इतना बनाइए, यह आप बनाइए। ये बनाओ। यस, बना लिया? थोड़ा जल्दी बनाओ।
यस बना लिया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद में ये बनाइए आप, यानी संपूर्ण ग्लोब है, उस संपूर्ण ग्लोब पर स्थल मंडल और जल मंडल की स्थिति कैसे है, ये इतना आप बनाइए। बना लिया, थोड़ा स्पीड से बनाओ। जलमंडल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एडवर्ड स्वेच ने किया। अब ये बनाइए आप, मतलब इस केवल ग्लोब बनाना है इसी टाइप से, उसमें यह जो पॉइंट है दर्शा लीजिए आप। बना लिया। तो यह हो गया, क्या है, उत्तरी गोलार्ध में जलीय स्थलीय भाग की स्थिति कैसी है, दक्षिणी गोलार्ध में जलीय और स्थलीय भाग की स्थिति कैसी है, उसको अपन ने देख लिया। अब अगला पॉइंट लिखिए, मैं बोल रहा हूं, देखो, महाद्वीप व महासागर, महाद्वीप व महासागर दोनों, महाद्वीप व महासागर दोनों प्रथम श्रेणी के, महाद्वीप व महासागर दोनों प्रथम श्रेणी के उच्चावच माने जाते हैं, प्रथम श्रेणी के उच्चावच माने जाते हैं। लिखा। फिर अगला पॉइंट लिखो, महासागरों की औसत गहराई, महासागरों की औसत गहराई, महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर, 3800 मीटर है, 3800 मीटर है, जबकि जबकि महाद्वीपों की औसत ऊंचाई, जबकि महाद्वीपों की औसत ऊंचाई 840 मीटर है, 840 मीटर है।
लिखा। फिर अगला पॉइंट लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण 2000 के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण 2000 के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण 2000 के अनुसार कुल पाँच महासागर है, कुल 5 महासागर है। उनके नाम लिखिए, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, फिर लिखिए अंटार्कटिक महासागर। लिखा। उसके बाद नोट लिखिए, नोट लिखिए, नोट में लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्र या महासागरीय किए, अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय संगठन ने, अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय संगठन ने अंटार्कटिक अंटार्कटिक को महासागर नहीं माना है, महासागर नहीं माना है, जो यूएनओ के अधीन, जो यूएनओ के अधीन विचाराधीन है, जो यूएनओ के अधीन विचाराधीन है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन या अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय संगठन है। इस महासागरीय संगठन के अनुसार कितने महासागर है? 4 महासागर है। कितने हैं? 4 महासागर है। अगला पॉइंट लिखिए, नोट से हटकर देखो, अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय संगठन के अनुसार 4 महासागर है, 4 महासागर है। तो ये अपने पहले नाम लिख दिए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। और यह समुद्र संगठन है, ये अंटार्कटिक को महासागर नहीं मानता है। अब ये महासागरों का क्रम लिखना है, एक तो क्षेत्रफल के आधार पर और उसके बाद में गहराई के आधार पर। तो इसको इसी तरह से 2 भागों में बांटिए। क्षेत्रफल के आधार पर यह है प्रशांत महासागर, साथ में यह प्रतिशत भी साथ में लिखने हैं, 53%। अटलांटिक है 24.9% है। हिंद महासागर 21.1% है। और जो आर्कटिक महासागर है यह शेष रहेगा, लगभग 3.3% हो जाएगा। और उसके बाद में गहराई के आधार पर है तो सबसे गहरा प्रशांत महासागर, उसके बाद में हिंद महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद में आर्कटिक महासागर। तो इतना बनाइए ये। देखा? तो ये हो गया क्षेत्रफल के आधार पर और गहराई के आधार पर। तो अब आगे अपन बढ़ते हैं, जो महासागर है उन महासागरों का क्षेत्रीयकरण। अपनी हेडिंग क्या होगी अगली? महासागरों का क्षेत्रीयकरण।
महासागरों का क्षेत्रीयकरण। महासागरों का क्षेत्रीयकरण देखेंगे तो महासागरीय क्षेत्रीयकरण में इसको अपन दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में बांट सकते हैं महासागरों के क्षेत्रीयकरण को। एक तो है सूर्य की किरणों की प्रवेश्यता के आधार पर, सूर्य की किरणों की प्रवेश्यता के आधार पर, प्रवेश्यता के आधार पर। और जो दूसरा वर्गीकरण का आधार है वह है क्या है? गहराई के आधार पर। किसके आधार पर है? गहराई के आधार पर। तो महासागरों का जो क्षेत्रीयकरण है वह क्षेत्रीयकरण के दो आधार है। एक तो सूर्य की किरणों की प्रवेश्यता के आधार पर है और दूसरा क्या है? गहराई के आधार पर। तो सबसे पहले अपन देखेंगे सूर्य की किरणों की जो प्रवेश्यता है। उन सूर्य की किरणों की प्रवेश्यता के आधार पर जो महासागर है, महासागरों का क्षेत्रीयकरण किस प्रकार का है उसको देखते हैं। तो पहला क्या है? सूर्य की किरणों की प्रवेश्यता के आधार पर। तो पहला है सूर्य की किरणों की प्रवेश्यता के आधार पर तो यहाँ पर है अपने, यहाँ पर ये क्या है? महासागर है। क्या है? महासागर। यह महासागर है और यह क्या है? महाद्वीप है। क्या है? महाद्वीप है। और यहाँ पर यह क्या है? महासागर। महासागर। अब अपन ने कहा सूर्य की जो किरणें हैं उन सूर्य की किरणों की प्रवेश्यता के आधार पर महासागरों का क्षेत्रीयकरण है वह किस प्रकार का है उसको अपन देखते हैं। सूर्य की किरणों की प्रवेश्यता के आधार पर महासागरों का क्षेत्रीयकरण है। तो एक बात यह ध्यान रखना, जो यह है यह क्या है? समुद्र का तल है। क्या है? यह समुद्र का क्या है? तल है। ध्यान रखना, यह है समुद्री तल यानी सी लेवल। क्या है? सी लेवल, समुद्री तल है। अब आपको यह ध्यान रखना, समुद्री जो तल है वो समुद्री तल से क्या है? समुद्री तल है वो समुद्री तल से लगभग 100 फैदम। क्या है? 100 फैदम। अब फैदम क्या होता है? जो समुद्र होता है उन समुद्रों की जो गहराई है, गहराई मापने की जो इकाई होती है वो क्या कहलाती है? फैदम कहलाती है। तो यह समुद्र जो तल है या जो सी लेवल है उस सी लेवल से कहाँ तक? वो सी लेवल से लगभग कितने? 100 फैदम तक। कहाँ तक? 100 फैदम। तो फैदम क्या है? समुद्र की गहराई मापने की क्या है? इकाई है। 100 फैदम यानी 1 फैदम बराबर 2 मीटर होता है। तो 100 फैदम बराबर कितने मीटर हो जाएंगे? 200 मीटर हो जाएंगे। तो जो समुद्री तल है, सी लेवल है, उस सी लेवल से 100 फैदम या अपन कह सकते हैं 200 मीटर या इसे अपन कह सकते हैं 600 फीट। क्या है? 600 फीट है। तो समुद्री तल है, समुद्री लेवल है, उससे 100 फैदम 200 मीटर या 600 फीट है। इसके बीच का क्षेत्र है। क्या है? इसके बीच का क्षेत्र है। इसे बोला जाता है फोटिक जोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसे बोलते हैं फोटिक जोन। क्या बोलते हैं? फोटिक, फोटिक जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटिक जोन। इसे बोला जाता है प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र। प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र, प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र है।
तो इसे प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र क्यों बोला जाता है, फोटिक जोन क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ से सूर्य से आने वाली जो सूर्य की किरणें हैं वह समुद्री तल से लेकर 200 मीटर या 100 फैदम या 600 फीट तक क्या है, आसानी से प्रवेश कर जाती हैं और उसके बाद में सूर्य की किरणें आगे नहीं पहुंच पाती है। और उसके बाद में जो ये फोटिक जोन है, इस फोटिक जोन में ही सबसे ज़्यादा क्या है, समुद्री जीव निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रकाश आसानी से पहुंच जाता है, इसलिए वह उसमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वह भी आसानी से हो जाती है। इसी वजह से इसे क्या बोला जाता है, प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र बोला जाता है। और सर्वाधिक जो पादप प्लवक है बहुगुणित महासागरों में होते हैं, वह कहाँ पर होते हैं, फोटिक जोन में होते हैं, प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र में होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ तक तो सूर्य की किरणें आसानी से पहुँच जाती है और 200 मीटर यानी 600 फीट के बाद में जो सूर्य की किरणें हैं वह सागरों के में आगे तक नहीं पहुँच पाती हैं। इसी वजह से सर्वाधिक जो समुद्रों में जैव विविधता देखने को मिलती है वह कहाँ पर मिलती हैं, 200 मीटर की गहराई से ऊपर देखने को मिलती है, उसके नीचे नहीं पाई जाती है। और उसके बाद में आपको यह ध्यान रखना है, अगला जो क्षेत्र है इसे बोला जाता है डायस्फोटिक जोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डायस्फोटिक जोन। डायस्फोटिक जोन बोला जाता। अब डायस्फोटिक जोन का मतलब क्या होता है? धुंधला क्षेत्र हो गया। क्या हो गया? धुंधला क्षेत्र। इसे क्या बोलते हैं? धुंधला क्षेत्र। धुंधला क्षेत्र या इसे बोला जाता है डायस्फोटिक जोन बोला जाता है। अब मैंने कहा यानी 200 मीटर तक तो सूर्य की किरणें क्या है, आसानी से प्रवेश कर जाती हैं, इसीलिए यहीं पर सर्वप्रथम यहीं पर सबसे ज़्यादा क्या है, पादप प्लवक बहुगुणित होते हैं। जैसे ही 200 मीटर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, यहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती हैं, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? धुंधला क्षेत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धुंधला क्षेत्र है, यहाँ विसरित प्रकाश पहुँचता है। और उसके बाद में जो यह डायस्फोटिक जोन है, उस डायस्फोटिक जोन से लेकर जो यह सागर का जो तली है, क्या है यह सागर की जो तली है, यहाँ तक का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को किस नाम से बोला जाता है? अफोटिक जोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अफोटिक जोन कहा जाता है। इसे बोला जाता है अफोटिक जोन। अफोटिक जोन बोला जाता है, या इसे बोलते हैं गैर प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र। गैर प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र। गैर प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश है वह नहीं पहुँच पाता है। अब यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचेगा तो यहाँ पर जो भी जैविक दशाएं हैं, क्या है, इस क्षेत्र में भी जो भी जैविक दशाएं हैं वह क्या प्रकाश संश्लेषण करेगी या नहीं करेगी? नहीं करेगी। यहाँ पर जो भी जैविक दशाएं हैं वह क्या करती है? रासायनिक संश्लेषण का कार्य करती है। किसका कार्य करती हैं? रासायनिक संश्लेषण का कार्य करती है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? गैर प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र बोला जाता है। तो यह जो वर्गीकरण का आधार है किसके आधार पर है? सूर्य की किरणों की प्रवेश्यता के आधार पर है। तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है फोटिक जोन, जिसे प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र बोला जाता है। उसके बाद में डायस्फोटिक जोन है, जिसे क्या बोला जाता है? धुंधला क्षेत्र। अब यहाँ पर जो जीव पाए जाते हैं वहाँ पर कैसे जीव पाए जाते हैं? प्रवसनकारी जीव पाए जाते हैं। कैसे जीव पाए जाते हैं? प्रवसनकारी जीव पाए जाते हैं। यानी धुंधला क्षेत्र एक बार तो फोटिक जोन में आता है और एक बार अफोटिक जोन में। इसी वजह से डायस्फोटिक जोन में कैसे जीव पाए जाते हैं? प्रवसनकारी जीव पाए जाते हैं। और उसके बाद अफोटिक जोन है, यह सबसे महासागरों का आंतरिक भाग होता है, इसे गैर प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र बोला जाता है। और यहाँ पर जितने भी जो जैविक दशाएं होती हैं वह सब किस पर निर्भर होती हैं? रासायनिक संश्लेषण पर निर्भर होती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे बढ़ते हैं कल।